Hello friends, welcome to your own channel, A Road to History. डिफरेंट सीरीज में चला रहा हूँ, लेकिन एक नई चीज़ जो मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। एक मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से जुड़े हुए जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उस पर मैं आप लोगों से बात करूँगा, उससे मुखातिब रहूँगा और उससे जुड़े हुए वीडियोज नॉर्मली मैं हर संडे को डालूँगा। तो उसकी शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो हिस्ट्रियोग्राफी ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास लेखन। अब यहाँ मुझे पहले दो बातें कहनी है। हिस्ट्रियोग्राफी है क्या, इतिहास लेखन क्या है और इसके लिखने का क्या उद्देश्य है। क्या इसके लिखने का उद्देश्य सिर्फ इतिहास को बताना है या विभिन्न विचारधाराओं को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से लोगों तक पहुंचाना है। अगर ऐसा नहीं है तो अलग अलग स्कूल्स की क्या जरूरत है, अलग अलग थॉट्स की क्या जरूरत है। जैसे इंपेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी है, नेशनलिस्ट हिस्टोग्राफी है, मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, मार्क्सिस्ट राइटर हैं, सबअल्टर्न हैं, कैम्ब्रिज हैं। ये डिफरेंट व्यूज हैं, डिफरेंट राइटर्स हैं और वो किसी एक ही पर्टिकुलर चीज को अलग अलग तरह से हमारे सामने रखते हैं। इट मीन्स कि इतिहास को देखने का नजरिया सबका अलग है, या हम यूं कहें कि वो अपने नजरिए से इतिहास को हमारे सामने रखना चाहते हैं। एक कंक्लूजन पहले से ड्रॉ कर लिया जाता है और उस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए डिफरेंट इवेंट्स को उठाया जाता है और उन इवेंट्स को उसी हिसाब से उसका विश्लेषण किया जाता है, इंटरप्रिटेशन किया जाता है। तो हिस्ट्रियोग्राफी का कहीं यह भी मतलब तो नहीं है। ऑल्दो वी नो दैट सोशल साइंस और हिस्ट्री कांट बी ऑब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव है, बट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बायसनेस इन हिस्ट्री राइटिंग और इन हिस्ट्रियोग्राफी। देयर इज सम इंटरेस्ट to favor someone or to favor some idea or to protect some idea। इस तरह की सोच जरूर इसके पीछे काम करती होगी या करती है। इसीलिए हम अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहासकारों को, राइटर्स को या बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो ब्रिटिश पीरियड में थे उन लोगों ने इतिहास लिखा है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से इतिहास को देखने का प्रयास करते हैं या लिखते हैं ताकि एक पर्टिकुलर आइडिया को सामने रखा जाए। या अगर हम ब्रिटिश पीरियड की बात करें तो ब्रिटिश पीरियड में जो ब्रिटिश रूल है उस रूल को जस्टिफाई किया जाए। तो शायद उसको जस्टिफाई करने के लिए उस तरह से ही इतिहास लिखी जाती थी, जिसका काउंटर बाद में नेशनलिस्ट हिस्टोरियंस ने किया और फिर अलग अलग स्कूल्स हैं। और भी बहुत सारी बातें हैं जिस पर मैं जो भी वीडियो दूंगा उस पर मैं इस पर चर्चा करते रहूँगा कि ये क्या मतलब है हिस्टोरियोग्राफी का और इसके क्या क्या आयाम हैं। आज मैं जो बात करूंगा बेसिकली जो इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है या इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन है, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार हैं और खास करके ब्रिटिश पीरियड के समय में जो आधुनिक भारत से संबंधित बातें कही गई, जो लिखी गई, उस पर मैं बात करूंगा। अगर सच कुछ देखा जाए तो जो भी इतिहास की बातें की गई है उस समय, उसमें उनका अपना कुछ ना कुछ इंटरेस्ट था। जिस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप हो रही थी या जिस तरह की जरूरत थी ब्रिटिशर्स की, उस हिसाब से भारत के समाज को, भारत की सोसाइटी को देखने का प्रयास किया गया और उसी तरह से इतिहास लिखा गया। दो तीन आइडियाज हैं, उन आइडियाज के इर्द गिर्द जो इतिहास लेखन है वो रहा है। अगर हम सबसे पहले बात कहें तो वारेन हेस्टिंग्स का जो पीरियड है और उस समय जो ओरिएंटलिस्ट आइडिया के लोग थे, विल्किंग्स थे, तो इन लोगों ने जो विचार व्यक्त किया है भारत के समाज के बारे में, भारत की सोसाइटी के बारे में, वो बेसिकली ये था कि इंडियन जो कल्चर है या भारत की जो एक सभ्यता है, यहाँ की जो भाषा है या प्राचीन ग्रंथ हैं, उनको इन लोगों ने एक तरह से प्रेज किया है।
और सिर्फ प्रेज ही नहीं किया है, बल्कि यहाँ भी उनका अपना एक इंटरेस्ट था। वो जो हमारे यहाँ राजतंत्र पहले था, उस राजतंत्र को डेस्पोटिक दिखाने का भी प्रयास किया है, निरंकुश राजतंत्र दिखाने का प्रयास किया है। और उस आधार पर एक तरह से ये बताने का प्रयास किया है कि भारत में जो ब्रिटिश रूल है, अगर वो डेस्पोटिक है तो वो कोई नई चीज नहीं है भारत के लिए। भारत में पहले भी डेस्पोटिक रूल होते आए हैं, डेस्पोटिक मोनार्क होते थे। और बेसिकली ये सब चीजें तब शुरू हुई जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग ग्रुप से ट्रेडिंग कम एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप में बदल रही थी। खास करके पलासी का जब युद्ध हुआ उसके बाद एक बदलाव आ रहा था, तो इस तरह की एक एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए इस तरह की एक सोच आ रही थी। तो जो ओरिएंटलिस्ट थे, नो डाउट उन्होंने इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी की तारीफ करते हुए भी अपने रूल को जस्टिफाई करने का प्रयास किया है। और उनके जो आइडियाज थे, ओरिएंटलिस्ट आइडियाज, वो बहुत कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमको सामने या रिटन पर्सपेक्टिव में उतना इंटेंस दिखाई नहीं देता है जितना कि बाद के जो दो आइडियोलॉजी आए, यूटिलिटेरियन और एवेंजिकल जो आइडिया है, जो ब्रिटेन में खास करके 18th सेंचुरी में जो वहाँ चेंजेज आ रहे थे, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, उसके बाद जो एक बदलाव आ रहा था सोच में, विचार में, उसके बाद जो विचार आए खास करके एवेंजिकल और यूटिलिटेरियन, उसके बाद एक अलग सोच विकसित हुई भारत के बारे में। जो भी ओरिएंटलिस्ट की जो सोच थी इंडियन सोसाइटी के बारे में, इंडियन मोरल्स के बारे में, इंडियन कल्चर के बारे में, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया और इंडिया को एक सेमी बार्बेरिक, अनचेंजेबल, स्टैटिक स्टेट के रूप में, या स्टैटिक पीपल जो यहाँ थे, जो बिल्कुल सेमी बार्बरिक थे, स्टैटिक थे, अंधविश्वासी थे, यहाँ का कोई कल्चर नहीं था, इस तरह से उसको दिखाने का प्रयास किया गया। और इसमें किस तरह से बदलाव लाया जाएगा, उसका तरीका क्या होगा, उसको बताने का प्रयास किया गया। और इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस तरह का प्रयास किया है। अगर हम बात करें एवेंजिकल जो आइडिया थी उसकी, ये इवेंजिकल आइडिया से जुड़े हुए जो मुख्य लोग थे भारत में, जॉन सोर और चार्ल्स ग्रांट। अब इनकी सोच ये थी कि भारत को अगर, या इंडियंस को अगर सिविलाइज करना है, जो बिल्कुल स्टैटिक हो गए हैं, अनचेंजेबल हैं, तो उसके लिए कुछ करना होगा। और उसके लिए ये जरूरी है कि इनका जो रिलीजन है, उस रिलीजन के पंजे से या चंगुल से इनको निकाला जाए। इसका क्या मतलब हुआ? बेसिकली इसका मतलब था कि दे वांट टू कन्वर्ट द इंडियन इनटू क्रिश्चियनिटी। बेसिकली क्रिश्चियनिटी में बदलने का एक विचार था। और दूसरा, टू डेवलप इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ये इंग्लिश एजुकेशन को और क्रिश्चियनिटी में बदल के भारतीय समाज को सुधारने की बात करते थे। बेसिकली सुधारना नहीं था उनका, बेसिक अपना इंटरेस्ट था, पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। लेकिन ये कह के कि इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड एंड इफ you want to civilize, then you have to convert, you have to accept Christianity and English education. इनको एक एलाई भी मिल गए जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, उनका भी उद्देश्य बेसिकली यही था। तो क्रिश्चियन मिशनरीज और इवेंजिकल आइडिया से जुड़े हुए जो ऑफिशियल्स थे, चार्ल्स ग्रांट, जॉन सोर, इन लोगों का अपना एक प्रयास था। और उसी हिसाब से भारत के समाज को, भारत के इतिहास को, भारत से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उसको व्यक्त करने का प्रयास किया गया, उसको लिखने का प्रयास। जो हिस्टोरियंस थे, इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन, वो इंपेरियलिस्ट हिस्टोरियन इसी तरह से इस यहाँ के इतिहास को लिखते हैं। ठीक इसी के साथ साथ यूटिलिटेरियन, बेंथम का जो आइडिया है, यूटिलिटेरियन आइडिया, वो भी चल रहा था भारत में। और यूटिलिटेरियन जो आइडिया है उनके अनुसार, अगर बेंथम के अनुसार माना जाए तो उनका मानना है कि कोई भी चीज़ अगर है या इंस्टीट्यूशन है
तो उसका अगर टेस्ट पॉलिटिकल आधार पर, रिलीजियस आधार पर, सोशल आधार पर करना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो इंस्टीट्यूशन या वो विचारधारा या कोई परंपरा है वो कितना यूजफुल है लोगों के लिए, कितना यूजफुल है सोसाइटी के लिए, उसकी उपयोगिता कितनी है। मतलब बेसिकली उपयोगितावादी सिद्धांत ये था कि अगर उसकी उपयोगिता नहीं है, वो यूजफुल नहीं है, तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है, उसमें रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है। उपयोगितावादी बेसिकली मानते ही हैं मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर मैक्सिमम पीपल, मतलब उनका मेन उद्देश्य है हैप्पीनेस। भले ही आज़ादी आपको न दी जाए, स्वतंत्रता आपको न दी जाए, आप परतंत्र रहें, गुलाम रहें, लेकिन अगर आपको स्टेट या एडमिनिस्ट्रेशन या कॉलोनाइजर आपको खुशी देता है तो दैट वाज जस्टिफाइड अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियन। तो ये विचारधारा एक दूसरी विचारधारा चल रही थी, एक तरफ इवेंजिकल और एक तरफ यूटिलिटेरियन विचारधारा। तो सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट विचारधारा आई, उसके बाद दो विचारधारा साथ साथ चले, इवेंजिकल विचारधारा और यूटिलिटेरियन विचारधारा। अगर तीनों को हम मिलाकर देखें तो तीनों का मुख्य उद्देश्य इंडियन सोसाइटी को सिर्फ रिफॉर्म करना नहीं था, बल्कि जो उनका अपना जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना था। इसके अलावा बहुत कुछ नहीं था। तो हिस्ट्री को देखने की उनकी जो समझ थी वो इसी तरह की थी कि भारत का जो इतिहास है, बेसिकली पहले तो वो मानते ही नहीं थे कि भारत में हिस्ट्री राइटिंग लोगों को आती है। बहुत अभी भी जो इम्पेरियलिस्ट राइटर हैं वो मानते नहीं है कि भारत का कोई इतिहास था, या इंडियंस जो है वो इतिहास लेखन जानते भी हैं। तो उनका अपना एक पर्सपेक्टिव है। इवन अगर हम मॉरिस डिमॉरिस के एक लाइन को कहें कि मॉरिस डिमॉरिस का क्या कहना था कि ब्रिटिशर्स यहाँ जो है वो रात के पहरेदार नहीं, नाइट वॉचमैन नहीं है। मतलब क्या है, नाइट वॉचमैन नहीं है, मतलब उनका अपना इंटरेस्ट है, चाहे वो इंटरेस्ट इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो, तो उसी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना मुख्य उद्देश्य था, चाहे वो ओरिएंटलिस्ट हो, एवेंजिकल हो या ओरिएंटलिस्ट हो। और उसी के इर्द गिर्द इतिहास लेखन या इतिहास की समझ या इतिहास की सोच चलती थी। तो मैं शुरू में जो बोला था कि देयर वाज एंड इज अ बायसनेस इन हिस्ट्री राइटिंग बाय द डिफरेंट स्कूल्स। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई बायसनेस है। E.H. कार भी कहते हैं कि बायसनेस कहीं ना कहीं इतिहास लेखन में आएगा, कोई ना कोई बायसनेस होगा। तो ये हर स्कूल जो है उसका कुछ ना कुछ बायसनेस है और उसी के इर्द गिर्द ये इतिहास लिखा जाता है। तो जो इम्पेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी है उसमें भी यही बातें हमको देखने को मिलती है। अब अगर हम चर्चा करें जेम्स मिल की, जिनके बुक को हिस्टोरिकल बुक माना जाता है और जिन्होंने भारत का जो काल है उसको 3 काल में बांटा है, हिंदू पीरियड, मुस्लिम पीरियड, लेकिन लास्ट जो पीरियड है उसको ब्रिटिश पीरियड कहते हैं, उसको क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहते हैं। तो ये भी एक डिबेट का विषय है और ये भी ये दिखाता है कि उनका नज़रिया क्या था भारत के बारे में, उनकी सोच क्या थी। मतलब पहले के जो 2 काल हैं उनको आप हिंदू और मुसलमान में रिलीजन के आधार पर बांट रहे हैं, और जो आपका पीरियड है उसको आप क्रिश्चियन पीरियड नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप जो है उसको ब्रिटिश पीरियड कह रहे हैं। तो ये एक भेदभाव देखने को मिला है, जिसको बाद में कुछ इतिहासकारों ने, इवन इम्पेरियलिस्ट हिस्टोरियन ने भी उसको क्रिटिसाइज किया है। जेम्स मिल के बुक के बारे में या जेम्स मिल के सोच के बारे में, तो बेसिकली वो एक ऑफिशियल था, उसकी पहुंच जो है वो हर रिकॉर्ड्स तक थी, हर सोर्स तक थी। फिर भी he dismissed or discarded the sources of Orientalists. जो ओरिएंटलिस्ट थे उनसे, उनके सोर्सेस से उनको कोई मतलब नहीं था। एंड ही यूज्ड द इंफॉर्मेशंस ऑफ ट्रैवलॉग्स, यात्रियों से जो इंफॉर्मेशन प्राप्त हुआ था उसको यूज किया। जबकि यात्रियों का जो विवरण होता है वो भी एक विशेष उद्देश्य से लिखा जाता है, तो उसका उपयोग उसने ज़्यादा किया। और
भारत के जितने भी जो प्रैक्टिसेस थे या जो हिंदूज थे यहाँ के जो नेटिव्स थे उनको कंडेम करने का प्रयास किया गया। इवन वो कहता भी है कि ब्रिटिश पीपल और ब्रिटिश सिटीजन जो फ्यूडल पीरियड में थे दे आर सुपीरियर टू हिंदूज। तो एक सुपीरियरिटी दिखाने का प्रयास था। तो बेसिकली जब आप किसी देश को रूल करते हैं तो जब तक आप खुद को सुपीरियर साबित नहीं कीजिएगा तो आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आप रूल करते हैं। बाद में हम देखेंगे कि किस तरह से पहले तो ये माना गया कि इंडियंस आर आल्सो आर्यन, लेकिन हाउ दे इंडल्जेज, किस तरह से वो अब आर्यन शुद्ध आर्यन नहीं रहे, इसकी बात भी बाद में की जाने लगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जेम्स मिल, हालांकि जेम्स मिल का जो वो काम है, जो वर्क है, बाद में बहुत लोगों ने उसको फॉलो किया, क्योंकि जितने भी इंपीरियलिस्ट राइटर थे सबकी सोच उसी तरह की थी और उसको कोर्स में शामिल किया। जो हेलीबेरी में जो ट्रेनिंग दी जाती थी आईसीएस ऑफिसर्स को भारत में आने के लिए, तो वहाँ के कोर्स बुक में जेम्स मिल के बुक को एज ए कोर्स बुक और टेक्स्ट बुक शामिल किया गया, ताकि जो भी ऑफिशियल्स यहाँ आए वो उसी विचारधारा से प्रभावित रहें और उनकी सोच जो है वो उसी तरह से रहे। तो ये जो इंपीरियलिस्ट सोच थी, चाहे वो ओरिएंटलिस्ट हो, एवेंजिकल हो, यूटिलिटेरियन हो, वो इस बात को बिल्कुल मान चुके थे कि जो इंडियन सोसाइटी है वो स्टैटिक है। इवन उनका मानना ये भी था कि राइट फ्रॉम द कमिंग ऑफ आर्यन टिल द कमिंग ऑफ ब्रिटिशर्स इंडियंस आर स्टैटिक, इंडियंस वर स्टैटिक, वो चेंज नहीं हुआ कुछ सोसाइटी में। और इसीलिए हीगल का जो डायलेक्टिक थियरी है, उस थियरी के अंदर भारत का जो ये सोसाइटी नहीं आता है। हीगल क्या कहता है? हीगल का मानना है कि डायलेक्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब एक चेंज होना चाहिए, और इंडियन सोसाइटी रिमेन अनचेंज स्टैटिक, सो इट इज आउट ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व का जो इतिहास है उससे ये बाहर हो गया बिल्कुल, क्योंकि उसके थियरी में ये फिट नहीं होता है। और ये भी उन लोगों का मानना था कि इंडियन जो पीजेंट हैं, विलेजर्स हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद द पॉलिटिकल चेंजेज। कौन राजा हो रहा है, कौन यहाँ राज करेगा, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। तो दिस इज ऑल्सो अ लैक इन द सोसाइटी। और इसके तहत फिर एक कंसेप्ट आता है ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का, कि देयर इज ए नीड टू चेंज टू टीच द रॉटन सोसाइटी ऑफ इंडिया। जो भारत की एक रॉटन सोसाइटी है उसको चेंज करने की जरूरत है। और इसीलिए ओरिएंटल डिस्पोटिज्म का कंसेप्ट लाते हैं कि मतलब निरंकुशता रहेगी लेकिन वो ओरिएंटल होगी, या ये कहें बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म की बात होती है कि वो आपको सिविलाइज करने के लिए एक निरंकुश शासन की आवश्यकता है, जिसका कि हम बाद में और भी देखेंगे कि बहुत सारे जो यूरोपियन थिंकर हैं, राइटर हैं, वो ये तो मानते हैं कि डेमोक्रेसी जरूरी है, निरंकुश शासन, निरंकुश सत्ता को पर अंकुश लगाने के लिए, लोगों के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन जब भारत की बात चलती है तो या तो वो यूटिलिटेरियन हो, इवेंजिकल हो, जितने भी लिबरल थिंकर हों, वो ये जरूर कहते हैं कि इंडिया इज नॉट फिट फॉर डेमोक्रेसी। इंडिया में अभी उसकी जरूरत नहीं है। देयर इज ए नीड टू टीच इंडियंस फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट, आफ्टर दैट वी कैन गिव द सेल्फ गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी और फ्रीडम। एक तरफ तो आप कहते हैं कि डेमोक्रेसी निरंकुश सत्ता के लिए जरूरी है, उस पर अंकुश लगाने के लिए जरूरी है, लेकिन भारत की बात आती है तो वो लिबरलिज्म कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। तो इसी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हो, हिस्ट्री राइटिंग हो, इंपीरियलिस्ट हिस्ट्री राइटिंग, या उनके जो आइडियाज हो, वो सारे जो हैं वो एक पॉलिटिकल बेनिफिट को, इकोनॉमिकल बेनिफिट को देखकर बनाया गया था। वो इंडियन डेवलपमेंट या इंडियन सोसाइटी की डेवलपमेंट से वो बहुत कंसर्न नहीं था। तो जो हिस्ट्रियोग्राफी का जो ये
इम्पेरियल आइडियोलॉजी है, बाद में हम और भी सब आइडियोलॉजी के बात करेंगे, देयर इज ऑल्सो सम सॉर्ट ऑफ बायसनेस इन दिस आइडियोलॉजी। तो जो मैं शुरू में कहा कि हिस्ट्री जो है या हिस्टोग्राफी जो है या इतिहास लेखन जो है या हिस्टोरियन जो है, वो भी वही काम करता है कि पहले वो डिसीजन क्या है, क्या कंक्लूजन है, वो डिसाइड करता है। जेम्स मिल भी वही किए थे, उन्होंने डिसाइड कर लिया था, कंक्लूजन पर जा चुके थे, एंड दे ओनली स्टार्टेड टू चूज द एविडेंस टू रिलाई विथ हिज डिसीजन विथ हिज कंक्लूजन। अपने कंक्लूजन को जस्टिफाई करने के लिए उन्होंने उसी तरह के एविडेंस को चुना, और इसीलिए शायद जो ओरिएंटलिस्ट आइडिया जो था या उसका जो उनकी जो बातें थी भारत के बारे में, उसको बिल्कुल ही खारिज कर दिया और उस तरह के आइडियाज़ को अपनाया जो उनके कंक्लूजन को फिट बैठता था। जो भी इम्पेरियलिस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे, थिंकर थे, एक तरफ, और खास करके मैक्स मुलर तक, एक तरफ तो कहते हैं कि इंडियंस आर ऑल्सो आर्यंस और आर्यन ब्रदर्स कजन्स, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ये प्योर आर्यंस नहीं। क्यों नहीं है प्योर आर्यंस? इसका कहना है कि उन लोगों का मानना है कि एक तो शायद जो पहले नॉन आर्यन थे उनके साथ ये इंडल्ज हो गए, तो जो एक क्वालिटी है आर्यंस की वो इनमें नहीं रही। दूसरा, उनकी ये सोच थी कि जो एक स्टैटिक स्थिति आ गई है इन आर्यंस में, उसको बदलने के लिए क्रिश्चियनिटी जरूरी है। मतलब जो इंडियन रिलीजन था, जो सनातन धर्म था, उसकी वजह से ये स्टैटिक स्थिति आ गई है। तो एक ये बातें की गई। दूसरी बातें जो हम देखते हैं कि जो उनका पॉलिटिकल बेनिफिट है उसको कभी भी नजरअंदाज नहीं किया गया, चाहे कोई भी फेज रहा हो। जो दूसरे कॉलोनीज थे ब्रिटेन के, जिस कनाडा हो, साउथ अफ्रीका हो, और भी जो थे, वहां सिर्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी और सुशासन कुछ हद तक दिया गया था। लेकिन जब भारत की हम बात करते हैं, खास करके 1909 का जो एक्ट आने वाला था जिसमें कुछ रिफॉर्म की बात की गई थी, उसके पहले गोखले जॉन मॉर्ले से मिलते हैं और वो बात करते हैं कि अगर कनाडा में और जगह है तो हमारे यहाँ क्यों बात नहीं कर सकती। तो वो एक कटाक्ष करते हैं कि कनाडा में लोग विंटर्स में फर के कोट पहनते हैं, क्या दक्कन में ऐसा पहनते हैं? मतलब कि दोनों में सिमिलरिटी नहीं है, कनाडा अलग है, इंडिया अलग है। एंड इवन ही थ्रेटन गोखले कि अगर कुछ एजिटेशन या मूवमेंट किया जाएगा तो जो भी थोड़े बहुत रिफॉर्म्स की बात है या रिफॉर्म दी गई है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो इससे ये पता चलता है कि कितने बेनेवोलेंट थे वो, या कितना कंसर्न थे इंडियन सोसाइटी के डेवलपमेंट से या इंडिया में सेल्फ रूल देने से। तो इस साफ साफ पता चल रहा है कि मुख्य उद्देश्य था पॉलिटिकल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट। तो जो हिस्टोग्राफी का भी उद्देश्य जो है, इंपेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी का उद्देश्य है ओनली टू जस्टिफाई द ब्रिटिश रूल एंड कंडेम द इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर, इंडियन लिटरेचर, इंडियन मोरल। इसी तरह से हम दूसरे जो हिस्टोग्राफी के बारे में जब बात करेंगे दूसरे वीडियो में, तो उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि उनका भी क्या उद्देश्य रहा है। तो मुख्य मुद्दा जो मैं ये बताना चाह रहा था, जो इंपेरियलिस्ट हिस्टोग्राफी है वो अपने एक प्लान के तहत, एक मिशन के तहत इतिहास लिखने का काम कर रही थी, इतिहास को समझाने का काम कर रही थी और भारत के समाज को उसी तरह से देखने का काम कर रही थी। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, और हर संडे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर मैं कुछ ना कुछ डालूंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अपने दोस्तों को कहें। साथ ही मैं टेलीग्राम पर भी हूँ और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर भी आ सकते हैं डिफरेंट स्टडी मटेरियल्स के लिए, और जो भी कुछ मुझे देना होगा मैं उस पर देता हूँ। यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम channel also. Thank you for watching me. See you again with a new video.